अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जोर का जोर। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे और अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। अनदर डे अनदर शो एंड अगेन पाकिस्तान क्रिकेट वुड बी इन डिस्कशन। क्या होना है क्या नहीं होना है, माइक हेसन ने क्या क्या बात की, बिकॉज देयर इज दिस पॉडकास्ट जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने रिलीज़ किया है और उसमें माइक हेसन ने कितनी अंडरस्टैंडिंग पाकिस्तान क्रिकेट से बताई। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि दैट ही नोज पाकिस्तान क्रिकेट, बट डज ही नो इट डायरेक्टली या फिर किसी के जरिए ही नोज इट, और अब कितना खुद जानने की कोशिश करनी है उन्होंने। सो यस, बात डिस्कशन इसी के इर्द गिर्द होगी। मैं हूं सवीरा पाशा और मेरे साथ मौजूद हैं हाफिज़ मोहम्मद इमरान। पाकिस्तान क्रिकेट की अगर हम बात करते हैं तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब की वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से मुलाकात भी हुई है, जहाँ पर हैदराबाद के अरबाब नाज स्टेडियम के हवाले से बातचीत हुई है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये कोशिश कर रहा है कि मुल्क के मुख्तलिफ स्टेडियम्स जहाँ जहाँ क्रिकेट हो सकती है बेहतर अंदाज में, उनकी अपग्रेडेशन की तरफ जाया जाए या उनकी सहूलियात को बेहतर बनाया जाए, उस पर भी एक अपडेट है। फिर लाहौर कलंदर्स के मालिक चीफ़ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आतिफ राना साहब नेटली बैकर जो कि कायम मकाम अमेरिकन सफ़ीर है, यहाँ पर उनसे भी मुलाकात हुई है। ट्रॉफ़ी का टूर शुरू हो चुका है और वो अब अमेरिकन एम्बेसी में वहाँ पहुँची है। और उसके बाद एक और चीज़ ये है कि वो ये भी बताया जा रहा है कि कोई लगभग 500 मिलियन से ज़ायद LQ के की व्यूअरशिप हुई है उनके डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। ये भी एक अच्छी खबर है। साथ ही साथ पाकिस्तान पैडल फेडरेशन जो है पैडल टेनिस की, उन्होंने अपनी रैंकिंग जारी की है। उस रैंकिंग की ख़ास और दिलचस्प बात यह है कि टॉप 5 में माँ और बेटी हैं, यानी कि वालिदा और बेटी टॉप 5 में नज़र आ रही हैं। और उनकी वालिदा जो बेटी है नतालिया ज़मान वो उनसे ऊपर हैं, और जो उनकी मदर हैं नताशा वो चौथे नंबर पर हैं। तो ये एक खुशाइन चीज़ है। पैडल इन दिनों बहुत मकबूल है पैडल टेनिस, और उसमें पाकिस्तान की जो अगर रैंकिंग जारी हुई है उस रैंकिंग में माँ और बेटी का होना, ये इस चीज़ की निशानदेही है कि पाकिस्तान में ख़वातीन के लिए खेलों के मौक़े भी बढ़ रहे हैं और उसमें किसी किस्म की कोई रुकावट भी नज़र नहीं आ रही। रही बात पाकिस्तान क्रिकेट की, इस हवाले से गुफ्तगू को हम आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक़ चीफ सेलेक्टर जनाब अज़हर खान साहब। अस्सलाम वालेकुम खान साहब। जी बहुत शुक्रिया जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सीनियर स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट जनाब अब्दुल कादिर ख्वाजा साहब भी शरीक गुफ्तगू हैं, स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। ख्वाजा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया। आप बड़े अमन पसंद रंग पहने हुए हैं आपने। ख्वाजा साहब फाख्ता खुद लगाए सीने पे। मैंने कहा अमन कायम करना चाहिए। अमन कायम करना, सीज़ फायर पैगाम दे, सीज़ फायर का पैगाम दे रहे हैं ख्वाजा साहब। ये क्या आप किस तरीके से देखते हैं खान साहब, ये जो 40-45 लड़कों के ग्रुप वाली एक बात है, फिर हैदराबाद के अरबाब नियाज़ स्टेडियम वाला जो मामला है, आपके ख्याल में आपका तो चूँकि वहाँ पर यादें भी होंगी अरबाब नियाज़ स्टेडियम से, फैसलाबाद को पाकिस्तान स्टेडियम को कुछ बेहतर करना चाहता है? वैसे लगता है आज मेरा ख्याल है लाड़काना की भी खबर आ जानी चाहिए थी, एक स्टेडियम वहाँ पर भी है। जी बिल्कुल, मगर जो अरबाब नियाज़ स्टेडियम की जो आपने बात की ना, आई थिंक के मुझे बड़ा एक अच्छा सा साइन मिला। वो ये था कि चलें अल्लाह करके किसी ने ये सोचा कि अरबाब नियाज़ स्टेडियम की जो अहमियत है वो हैदराबाद के नाते कितनी है। देखिए कराची में जितनी भी क्रिकेट होती है ना, अगर आप मेरा ख्याल है कि दिसंबर जनवरी में अगर आप आ जाएं तो तमाम क्रिकेट जो है शिफ्ट हो जाती है हमारी कराची साइड पर। तो बहुत शिद्दत के साथ इस चीज़ की ज़रूरत थी कि हमारे पास वहाँ पर स्टेडियम जो है ना वो होने चाहिए। और अरबाब नियाज़ स्टेडियम हैदराबाद की जो आपने बात की ना, वो इसलिए उसकी अहमियत थी कि पिचें जो थी ना कराची में वो इतनी स्लगिश हो जाती थी, इतनी थक जाती थी, वर्कलोड इतना ज़्यादा हो जाता था कि वहाँ पर क्रिकेटिंग जो अपना चीज़ें जो आपको नज़र आती थी ना, पेस बाउंस वो ख़त्म हो जाता था, और स्पिनर्स जो थे ना उनकी बड़ी मौज हो जाती थी वहाँ पर। तो आई थिंक ये बहुत अच्छा और खुशाइन कदम है, और इसको एक बहुत ही खूबसूरत तरीके से मोहसिन नकवी साहब ने, जिस तरह आपको याद है कि ये स्टेडियम जो बनाए हैं दोनों इन कराची का और लाहौर का, तो इस तरह की अगर हमें पैराफिनेलिया में एक स्ट्रक्चर मिल जाए, वहाँ पर हमें क्रिकेट मिल जाए। वैसे क्या सिंध गवर्नमेंट को ही नहीं चाहिए कि कराची के अंदर भी एक नए स्टेडियम की बात कर लें? कराची को छोटा शहर तो नहीं है अब। नहीं, कराची का देखें, कराची का स्टेडियम जो है ना उसको अगर आप ये देखें कि उसमें कोई इतना आउटस्टैंडिंग किस्म की उसमें स्ट्रक्चर नहीं हुई, वो तो उसको सरा पॉलिश करके ना तो हमारे सामने पेश किया गया है। मगर वहाँ पर हैदराबाद में अरबाब नियाज़ स्टेडियम की इसलिए ज़रूरत है कि वो बिल्कुल निगलेक्टेड था। हाफिज़ साहब
किसी किस्म की क्रिकेट वहाँ पर नहीं होती थी। सबसे ज्यादा एक्टिव वो बकरा ईद पे होता था, बिकॉज वहाँ गाय मंडी लगती थी, बकरा मंडी लगती थी। आपने बिल्कुल सही कहा सवेरा। और ऐसी जगहों पर जो कि दे आर मेंट फॉर क्रिकेट, मैं वहाँ पर क्रिकेट खेला हूँ और वहाँ पर मैंने फर्स्ट क्लास मैचेस भी बड़े खेले हैं, एंड दैट हैज बीन वन ऑफ द टेस्ट सेंटर आल्सो। टेस्ट तारीख है एक बड़ी शानदार। जी जी बिल्कुल। और वहाँ पर आपको पता है मुदस्सर और जावेद मियांदाद की जो पार्टनरशिप थी अगेंस्ट न्यूजीलैंड, वो कितनी जबरदस्त थी। और वो दैट वाज बिकॉज के हैदराबाद की पिच जो थी वो बड़ी कंड्यूसिव थी बैटिंग के लिए। तो आई थिंक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अगर ये सोचा है तो ये बड़ी खुशाइन बात है। उसको एक बहुत खूबसूरत किस्म का स्टेडियम जो है वहाँ पर नर्चर करना चाहिए, डेवलप करना चाहिए और उस इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करना चाहिए। बिल्कुल, एक मुल्क जिसमें जो है 7-8 आपके पास जो है वेन्यूज़ थे क्रिकेट खेलने के लिए, वो वेन्यूज़ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कम हो गए। बट जहाँ ये बात हुई, और क्योंकि लाइमलाइट में रहते हैं चेयरमैन पीसीबी, और जहाँ उनकी ये बात हुई कि हाँ जी अरबाब नियाज स्टेडियम को सही करना है, ठीक करना है, तो लोग अभी ढूंढ रहे हैं कि वो 2 फ्रेंचाइज कौन सी हैं जो कि पीएसएल में आएंगी। इधर फैसलाबाद की भी बात हो रही है, तो इधर हैदराबाद, लोगों ने ये स्पेक्यूलेट करना शुरू कर दिया है कि क्या हैदराबाद से तो फ्रेंचाइज नहीं आ रही, क्या फैसलाबाद से फ्रेंचाइज। फैसलाबाद की तो खैर खबरें बहुत स्ट्रांग है, एंड हैदराबाद, बट हो सकता है सर? नहीं बिल्कुल, ये आपने बोला है, यही मेरे दिल में भी था और लोगों का भी यही है ख्याल कि हैदराबाद और फैसलाबाद का एडिशन हो सकता है PSL 11 में। 2 टीमें ऐड अप होनी हैं, बट जो स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं फ्रेंचाइज के लिए वो सियालकोट भी है, ठीक है। और वो फैसलाबाद तो है ही है, फैसलाबाद हो गया, सियालकोट हो गया, हैदराबाद का नाम भी फ्लोट हुआ था कुछ माह पहले। तो ये जो 2 नए स्टेडियम बन रहे हैं, इससे भी वैसे देखा तो यही जा सकता है कि अब अगर आपकी जो होम ग्राउंड जिनको कहा जाता है, क्वेटा का जो का होम ग्राउंड इस मरतबा लाहौर था, और वो अब उनकी परफॉर्मेंस देख लें, सारा कुछ उनको रास आ गया लाहौर। अब हैदराबाद और फैसलाबाद का मकसद ये है कि जो उनकी टीमें जो दोनों एडअप अगर हुई भी तो उनके लिए भी एडवांटेज होगा और वहाँ की लोकल क्रिकेट को भी प्रमोशन मिलेगी इस हवाले से। आप देखें गुजरांवाला में स्टेडियम है, उसके बाद सियालकोट में भी होना चाहिए। हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टेडियम्स को बनाना चाहिए, वेन्यूज़ ज़्यादा करना चाहिए ताकि हमारे पास एग्जैक्टली शेखुपुरा भी है। और दूसरी चीज़ है कि अगर आपने गुजरांवाला खान साहब 96 का वर्ल्ड कप, अगर आपने वर्ल्ड कप यूएई का मैच हुआ था ना, जी जी, अगर देखें पूरी दुनिया में जिस तरह न्यूजीलैंड के सवेरा स्टेडियम्स हैं, बड़ी खूबसूरती है, एक सीनरी आती है। आपके पास एबटाबाद का स्टेडियम है, आप उसको भी बड़ा कर सकते हैं, बना सकते हैं। मुजफ्फराबाद वाला जो स्टेडियम है उसकी भी नो डाउट बहुत अच्छी सिनेरियो हुआ है। हैदराबाद की बात करते हैं क्योंकि ऑब्वियसली आई हैव सीन इट वेरी क्लोजली। हैदराबाद की क्या फैसिलिटीज़ है, हैदराबाद में क्या अवेलेबिलिटी है। जब हम किसी फ्रेंचाइज की लेट्स जस्ट अज्यूम के हैदराबाद की फ्रेंचाइज आने वाली है, इसका मतलब ये कि होम गेम्स वहाँ पे होंगे। क्या वहाँ पे इस तरह की हॉस्पिटैलिटी की फैसिलिटीज़ हैं जहाँ पे जाके फॉरेन प्लेयर्स रुक सकते हैं, आपके अंपायर्स रुक सकते हैं, आपके ये फैसिलिटीज़ तो हैदराबाद में अवेलेबल नहीं है, तो पीसीबी वो फैसिलिटीज भी बनाएगा। देखिए बिल्कुल इस चीज़ को भी हम निगलेक्ट नहीं कर सकते, इसको इग्नोर नहीं कर सकते। ये जो चीज़ें हैं हॉस्पिटैलिटी के हवाले से, ब्रॉडकास्टर आने हैं, वहाँ पर इंटरनेशनल प्लेयर्स आने हैं, उसी के मेयार के मुताबिक आपको 5 स्टार अकोमोडेशन भी चाहिए, लॉजिंग है, वो सारी चीजें एग्जैक्टली। आप देखें मुल्तान में देखें, वो एक नया 5 स्टार उनको बनाया गया और वहाँ पर जो रिजॉर्ट बनाया गया उसमें वो प्लेयर बड़े खुश थे। एक और है सवेरा, जैसे भी आपने जिक्र किया हैदराबाद का, अगर ये मैचेस जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि क्रिकेट के इर्द गिर्द आपकी एक और इंडस्ट्री भी फरोग पाएगी ना। आपकी होटल्स जो होटल्स के लोग हैं मुख्तलिफ, ये उसको भी फायदा बिल्कुल हाफिज़ साहब, और होना भी चाहिए। देखिए ये चीजें फिर आपके डेवलपमेंट आपके प्रोजेक्ट्स में आती हैं ना, आपकी गवर्नमेंट एग्जैक्टली। आप देखिए पूरी दुनिया में जब वर्ल्ड कप्स होते हैं, चैंपियंस ट्रॉफी होती है या एशिया कप होते हैं, तो आपके पूरे शहर, आपके पूरे दुनिया से लोग आते हैं। एग्जैक्टली कतर में जो फुटबॉल वर्ल्ड कप, कतर में देख लें, उन्होंने नया बनाया सारा सेटअप, नए अपने उन्होंने स्टेडियम्स डेवलप किए। और आप क्रिकेट ने भी बनाया ना न्यूयॉर्क, देखिए एग्जैक्टली, वो चाहे पोर्टेबल थे, वो चाहे उसके बाद जो है उन्होंने खोल दिए, लेकिन अवाम देखे पूरी दुनिया से गई वहां पर मैच देखने, चाहे दूर है या नहीं है। इससे वैसे वो जो नसाओ जहाँ पे नासो काउंटी जो थी वो बहुत दूर था, हालांकि मतलब सिटी के अंदर पिचेस पक्की हो गई हैं। बस वो आप देखें ना, क्रिकेट आपके साथ साथ पूरी दुनिया को भी यहाँ लेकर आती है। आपकी चैंपियंस ट्रॉफी में बांग्लादेश से लोग आए, मुख्तलिफ कंट्री से लोग आए। वैसे 2 टीमों की आपने बात की है कि 2 टीमें आ रही हैं, ये जो 6 हैं, ये 6 की 6 ये रह रही हैं
देखिए अभी तक तो फिलहाल रह ही रही हैं। हाँ। और मुझे एक स्टेडियम से वैसे आतिफ साहब ने कहा था कि 20 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका होगा, 10 के अगले 10 साल के लिए। जो फ्रेंचाइज 3 मरतबा ट्रॉफी उठाए वो छोड़ेगी PSL को। मतलब पूरी दुनिया में उसकी पहचान है। आप वो देखें कि लाहौर कलंदर खास तौर पर पूरी दुनिया में उसकी फैन फॉलोइंग है। हम जहां भी जाते हैं मैचेस की कवरेज के लिए, सवेरा भी जाते तो वहां लोग लाहौर कलंदर्स के मदाह वहां पर मौजूद होते हैं। अब कराची वाले नो डाउट, अब कराची ने इस मरतबा इस सीजन में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी। जब परफॉर्मेंस आप अच्छी देंगे तो आपके मदाह भी पूरी दुनिया में होंगे। मेरा स्टेडियम की चूंकि बात चल रही है, तो स्टेडियम के हवाले से अगर हम पेशावर का स्टेडियम देखें ना, तो वो काफी अरसे से बन रहा है, बट वो कहा यह जाता है कि वो शहर के बीचों बीच बना दिया गया, वो फीजिबल नहीं है। हाँ, क्योंकि जिस तरह वहां पर ट्रैफिक कंजेशन बात की थी exactly. कि आपको बाजार के बीच में से देखिए वो फिर आपको फिजिबिलिटी ऐसी तैयार करनी पड़ती है कि अगर अब दुबई का स्टेडियम है, ये चूंकि कदाफी स्टेडियम एक पूरा कम्प्लेक्स है, यहाँ पर 2 गेट लगते हैं, वो आ जाते हैं। अब कराची वाला जो है उसमें भी लोगों को हसल होती है, वहां पर लोग इसीलिए नहीं आते, इसीलिए कम आते हैं क्योंकि उनको ट्रैफिक बहुत ज्यादा मिलती है। वहां पर एक लगा देते हैं। रावलपिंडी में वो भी शहर के अंदर है। अब चूंकि इस्लामाबाद में चेयरमैन साहब ने कहा है कि इस्लामाबाद में नया स्टेडियम बनाना है, तो वो नो डाउट अच्छा एक लोकेशन होगी, बट आपको जब भी स्टेडियम्स बनाने पड़ते हैं या एयरपोर्ट होते हैं तो शहर से बाहर होते हैं ताकि लोग आसानी से एक ट्रिप मनाने जाएं। और वहां पर दुबई फौरी तौर पे क्यों याद है ये बताने के लिए? सर दुबई का देखे ना, एक्सेस लोगों की वहां पर चूंकि रश वगैरह होते हैं, सारा कुछ होता है। अब जिस तरह वो इंग्लैंड वाला रश हुआ है और ओवल में जाते हैं वो साइकिलों पे गए, ठीक है, और उनके बोर्ड ने लगाया भी है, मतलब वो सारी चीजें बताई, लूपवुड और ये लोग गए। हाँ, लोग हैरान हो गए कि ये जो है वो इंटरनेशनल, तो वो इसीलिए है कि अब वो तो पुराने वहां पर लॉर्ड्स हो गया या ओवल हो गया, वहां पर बने। अच्छा, जैसे स्टेडियम्स की बात हो रही है खान साहब, आप समझते हैं जैसे भी हम कराची की बात कर रहे हैं, जैसे ख्वाजा साहब ने जिक्र किया कि लोगों को आने में मुश्किल होती है, कराची में भी एक और नया स्टेडियम होना चाहिए शहर से बाहर की जब बात हो रही है। तो अगर सिंध हुकूमत हैदराबाद की तरफ जा रही है तो कराची के बारे में भी सोचा जाना चाहिए। अब पता मेरी थिंकिंग डिफरेंट है। वो इसलिए कि एक ऐसा पैराफिनीलिया है 100 स्क्वायर माइल्स का कि जहाँ आपके पास 4 स्टेडियम है। किसी ने सोचा कि उन स्टेडियम पर अगर हम वो कराची वाले इन पंजाब अब आप कदाफी स्टेडियम ले लें, उसके साथ गुजरवाला ले लें, फैसलाबाद ले लें और शेखुपुरा ले लें। आपके 4 स्टेडियम ऐसे हैं जहां पर टेस्ट क्रिकेट हुई है। एंड इवन के सरगोदा को भी अगर आप लेना, फ्लड लाइट है। यस, एंड और सबसे अच्छी बात यह है कि सरगोदा में इतना जोश और वलवला है क्रिकेट का कि मैं आपको बता नहीं सकता। मगर क्या वजह है कि वहां पर लोग क्यों नहीं तवज्जो दी? इसलिए कि वो एक किस्म के स्टेडियम को बिल्कुल निगलेक्ट करके ना, गुजरवाला निगलेक्ट कर दिया, शेखुपुरा निगलेक्ट कर दिया, फैसलाबाद चले उसको कोई ना कोई आपको इंटरनेशनल मैच मिल जाता है। मगर अगर 2 स्टेडियम जिन पर आपने इतने पैसे लगाए थे, इतनी मेहनत की थी और वहाँ पर टेस्ट मैचेस हुए हैं, ये नहीं है कि वहां पर सिर्फ डिफरेंट कंडीशंस हैं। अगर आप कंडीशंस की बात करते हैं, पेस, बाउंस, सीम, स्विंग, आपको इन जगहों पर जी हाँ। अब आ जाए कराची वाली बात पर जो आपने अभी जिक्र किया। कराची स्टेडियम जो है वो ऑब्वियसली उसकी डेवलपमेंट जो है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है जिस तरह भी डेवलप किया वो आपको अब नजर आ रहा है। मगर क्या वहां पर भी एक डिफेंस में एक स्टेडियम है जहां पर टेस्ट मैच हुआ है? सवेरा आप तो वो वाला जो है क्या उसका छोटा है, आई नो मगर साउथ एंड वाला जी बिल्कुल। और मैं ये कहता हूँ कि अगर जरूरत है तो फिर क्यों नहीं लाहौर में भी एक नया स्टेडियम जो है वो क्यों नहीं बन सकता? इतना खर्चा कर दिया अभी अजहर खान साहब उस पे, अभी हम नहीं मैं आपको बताऊं कि 15-20 अरब लग गया ना हमारे 2 स्टेडियम पर या 3 पिंडी को मिला के। तो अगर एक ही स्टेडियम जो कि लाहौर से बाहर आपके इस पैराफिनेलिया में आके आप एक नया स्टेडियम बना लेते तो क्या 5-7 अरब में या 8 अरब में वो स्टेडियम नहीं बन सकता था? वो बन सकता था ना। देखिए
जो भी है ये स्टेडियम आपका कदाफी जो है ना, यहाँ भी ये भी अब शहर के बीच में ही है। लाहौर से बाहर कितना बाहर आप कह रहे हैं, क्योंकि अब तो लाहौर ही बाहर इतना होता चला गया है, कितना एक्सटेंड हो गया। अगर 15-20 किलोमीटर के फासले में है, अगर उसका मकसद ये होता है सर कि आपने ज्यादा से ज्यादा फिर वही बात आ जाती है कि आपने अकोमोडेशन वगैरह देखनी होती है, रूट देखना होता है, क्योंकि मुल्तान में काफी हद तक मुश्किल पेश आती है, होटल दूर है स्टेडियम से, तो इस वजह से फिर वो रूट्स वगैरह का भी चक्कर आ जाता है, सिक्योरिटी का भी उस स्टेडियम से, और जब वहां से टीम निकलती तो ऑब्वियसली जो हमारा सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है वहां से ही सिक्योरिटी। अब 50 मिनट के लिए अगर आप कहीं का ट्रैफिक रोक रहे हैं तो वो बड़ा, और लाहौर जैसे एयरपोर्ट के शहर साइड पर, एयरपोर्ट के साइड पर ऐसी है बाकी, अगर आप क्योंकि उधर होटल, उसमें भी तो आबादी बढ़ती जा रही है ना। अब आप हाफिज साहब, आप लाहौर एयरपोर्ट वाला पिछले 10 साल पहले देखें, वहां पर कुछ भी नहीं था। और भी काम कर सकते हैं, अब पत्तों की तक लाहौर चला गया है, अब तो लाहौर हम अपनी ट्रैफिक ठीक कर लें बजाय इसके कि पूरे के पूरे स्टेडियम। ये लंदन में कितने हैं? लंदन में 2 हैं, हाँ। दो हैं, लेकिन वो भी है शहर के बीच, शहर के अंदर ही है ना। ओवल से निकले तो साथ ही आप स्टेडियम में दाखिल, तो आपकी टीमें भी तो लेट हुई हैं ना। पर ये कि गद्दाफी की वो जो कादर ने बात की है, वो गद्दाफी के लिए तो एक बहुत आइडियल ये है कि दिस इज अ स्पोर्ट्स सिटी काइंड ऑफ अ प्लेस, जहाँ पे हॉकी भी आपको दिख रही है, जहाँ जिम्नेजियम भी आपको दिख रहा है, तो वहाँ पे क्रिकेटिंग फैसिलिटी भी है, तो वो एक स्पोर्ट्स सिटी टाइप की एक चीज़ हो गई। बट यस, कराची का स्टेडियम भी बिल्कुल ऑन द रोड है, और बाकी अगर हम किसी और स्टेडियम की बात करें वो भी ऑन द रोड, इसलिए मुल्तान बेहतर है बिकॉज वो बाहर है। सवेरा अभी हाफिज साहब ने लड़काना की बात की जी, हाउ मच मनी यू हैव स्पेंट ओवर देयर, और वो पीसीबी की मिल्कियत है, और वो किसकी ओनरशिप किसकी है? पीसीबी। और उस वक्त जब उसका इफ्तिताह हुआ था, उस वक्त भी सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी थे, आज भी सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी हैं। उस वक्त भी सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, आज भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध में हुकूमत है। नहीं, अब मुझे बताएं कि उस स्टेडियम की क्या सूरत हाल है, क्या उस वहाँ? अच्छा, हम ब्रेक पर जाएंगे, और जब तक जो है क्या सूरत हाल है इस वक्त लाड़काना के स्टेडियम की, उसके हवाले से जरा हम इंफॉर्मेशन गैदर करके और वापस आते हैं ब्रेक पे। ब्रेक से वापस आते हैं और फिर कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाते हैं। एंड वेलकम बैक टू जोर का जोड़। ब्रेक पे जाने से पहले अपग्रेडेशन ऑफ स्टेडियम्स की बात हो रही थी, मगर अपग्रेडेशन के साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में एक बहुत, जो भी बोर्ड आया, बोर्ड तब्दील होते गए, लोग तब्दील होते गए, मगर शौक तब्दील नहीं हुए कमेटीज बनाने के। कमेटी पे कमेटी, कमेटी पे कमेटी, एक कमेटी उस पे नजर रखेगी, अगली कमेटी उस पे नजर रखेगी। सो अनदर कमेटी कमिंग अप, ऑब्जर्वेटरी कमेटी का नाम दिया जा रहा है इसको। कादिर, क्या है ये कमेटी, क्या करेगी ये कमेटी, कौन कौन होगा इस कमेटी में? देखिए, ये ऑब्जर्वेटरी कमेटी जो है वो नाम से ही पता लगे कि ऑब्जर्व करेगी सारे मामलात को, और डोमेस्टिक रिफॉर्म्स जो होने जा रही है उस पर नज़र रखेगी, क्रिकेट के मामलात, सिलेक्शन कमेटी, हेड कोच, तमाम चीज़ों पर निगरानी करेगी। और 2 इसमें हैं मेंबर्स कमेटी के, उसमें साबिक कप्तान सरफराज अहमद है जो हमें सोर्सेज बता रहे हैं, ठीक है, और सिकंदर बख्त साहब हैं साबिक क्रिकेटर। मतलब अब मेंटोर की कैप हट जाएगी सरफराज के सर से, और ऑब्जर्वेटरी अभी देखें, अभी कोई क्लैरिटी नहीं है, अभी बिल्कुल कोई किसी किस्म की, जो हमें ज़राए बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि सिलेक्शन कमेटी और मेंटोर्स ये पूछ रहे हैं कि हमें क्लियर करें कि क्या रोल है। कोई भी अभी बता नहीं रहा सही तरीके से, कमेटी को अभी तक नहीं, और वो कह रहे हैं कि अभी जब तक आपको कुछ होता नहीं है, कुछ कहते नहीं है, जब तक कोई ऐलान नहीं होता तब तक आप अपना काम जारी रखें। और ये जो ऑब्जर्वेटरी कमेटी हो, काम है क्या? खामोशी से बैठ के आप सैलरी लें, काम है क्या? क्योंकि वो जो डायरेक्टर हैं नेशनल क्रिकेट एकेडमी के, वो जा रहे हैं मुख्तलिफ हाई परफॉर्मेंस सेंटर्स में, वो फैसलाबाद विज़िट किए, सियालकोट कर रहे हैं, फिर मेरा ख्याल है जो हमें पेशावर की बात कर रहे थे वो बाद अजीद सुनने में आया कि वो वहाँ भी जा रहे हैं देखने के लिए। तो काम है क्या मेंटोर्स के पास जो उन्होंने करना है? बस देखें, हमें तो ये पता लगा था कि मेंटोर्स को जो है वो अब फ़ारग किया जा रहा है। जो हमने पहले खबर दी थी, जो 5 मेंटोर्स थे उनमें उनको कहा जा रहा था गुड बाय, और इसलिए अब जो है वो हर मेंटोर के पास ऑलरेडी एक दूसरा रोल भी मौजूद है जी। असद शफीक के पास भी है, अजहर अली के पास भी है, उसके साथ साथ अब आप देखें सरफराज साहब जो आए हैं उनको ऑब्जर्वेटरी कमेटी में डाला गया, उसके साथ अब आकिब भाई हैं, आकिब भाई जो हैं वो डायरेक्टर हैं हाई परफॉर्मेंस सेंटर के और अकेडमीज़ के। तो ये जो ऑब्जर्वेटरी शोएब मलिक ने इस्तीफ़ा दे दिया, उन्होंने जाने वाले जो हैं वो मिसबाहुल हक और वकार यूनुस ही बचते हैं और सकलान मुश्ताक पर, इनके पास कोई दूसरा ओहदा नहीं है, मिल जाएगा इनको भी। और हाँ इंशाल्लाह जल्दी इधर से उधर जल्दी कोई ओहदा मिल जाएगा। अभी मीटिंग वगैरह हुई है
इनकी भी। अच्छा। और कोई बड़ा ओहदा मिलने का इनको भी इम्कान है। अच्छा, स्टेडियम नया बने ना बने, ओहदा नया ज़रूर आ जाएगा। देखिए, अब साबिक क्रिकेटर्स हैं, अब वो मेंटोर्स थे और अब चूँकि आए हैं तो क्रिकेट के मामलात पर उनको कहीं ना कहीं अब उनको एडजस्ट करना है और साथ ही साथ उनको रोल कोई ऐसा देंगे, अहम बड़े नाम के साथ साथ कोई ऐसा ओहदा मिलेगा जिससे वो बेहतर बना सकें क्रिकेट को। बहरहाल ये दो जो लोग हैं, एक तजस्सुस है मुझे, क्योंकि दो नाम स्पेक्यूलेट हो रहे हैं इस बात के लिए, अभी आ जाएंगे सामने। एक तो सरफराज अहमद साहब का नाम, दूसरा सिकंदर बख्श साहब का नाम। बड़ी पर्टिकुलरली मोहसिन नकवी साहब ने कहा था वो क्रिकेटर्स मेरी टीम में नहीं होंगे जो टीवी पे बैठते हैं। देखिए, अभी तक ऑफिशियल ऐलान इसका नहीं किया गया, ऑफिशियल जो ऐलान है वो नहीं किया गया, लेकिन जो हमें राय बताते हैं उन्होंने काम शुरू कर दिया हुआ है। और बांग्लादेश सीरीज जो है उस पर जब सिलेक्शन कमेटी ने अपना स्क्वाड बनाया तो वो पहले गया ऑब्जर्वेटरी कमेटी के पास। अच्छा। उन्होंने भी, जो हमें सोर्सेज बताते हैं, उन्होंने उसमें भी थोड़ी सी रद्दोबदल की थी। 2-3 नाम अनाउंस हुई नहीं अभी तक ऑब्जर्वेटरी जो कमेटी है, मगर वो अभी तक काम चल रहा है, अभी तक ऑफिशियल तरीके से ऐलान जो है उसका नहीं हुआ कहीं भी, लेकिन फाख्ता जो है वो उसने पता किया कि क्या हो रहा है, क्या चक्कर है, तो वो सामने आए 2 नाम। सरफराज साहब का ये सुनने में आ रहा था सिलेक्शन कमेटी में वो आ रहे हैं, उनको वो ओहदा दिया जाएगा, लेकिन ऐसी बात नहीं है। वो ऑब्जर्वेटरी सुनने में तो कराची की अकेडमी का भी आ रहा था, सुनने में तो आपको अभी ये भी आ रहा होगा कि वो कप्तान चेंज हो रहे हैं और रेड बॉल का कप्तान चेंज हो रहा है, वनडे का कप्तान चेंज हो रहा है, आगा कोई एक ही फॉर्मेट का बनाया जा रहा है। अभी तक ऐसी कोई क्लैरिटी नहीं है। कौन सुना रहा है इतनी बातें? ये खान साहब, ये जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से एक बात बाहर निकलती है, चंद लोगों को बता के फ्लोट कराई जाती है और फिर शायद रिएक्शन देखा जाता है, ये मतलब क्या चल रहा है? अभी जो कादिर ने बात की है वो ऑब्वियसली वेरी इंटरेस्टिंग कि खान साहब वैसे ये नया रोल होना चाहिए या रोल बैक होना चाहिए? हाफिज साहब, नया रोल और रोल बैक जो है ना, उनको डिफाइन करना बड़ा मुश्किल है। वो इसलिए कि जिस स्कूल ऑफ थॉट के हम रहे हैं ना, वो तो बहुत ही मुख्तलिफ किस्म की सिलेक्शन कमेटी होती थी। स्कूल बंद हो गया है। और वो वहाँ पर तो सिलेक्शन कमेटी जो थी ना, वो डिसीजन मेकर होती थी, और अगर चेयरमैन पीसीबी उसमें कोई चेंज चाहते थे तो वो हो सकती थी, अदरवाइज उनके उस सिलेक्शन में कोई बाहर का आदमी जो है ना वो इंटरफेरेंस नहीं कर सकता था। दैट वाज दी जॉब डिस्क्रिप्शन। और प्रोबेबली होम सीरीज जब भी होती थी सवेरा, तमाम जितनी भी 11 की जो टीम बनती थी ना, दैट वाज द प्रेरोगेटिव ऑफ द सिलेक्शन कमेटी। उसमें कैप्टन के साथ बैठकर या कोच के साथ बैठकर आप बात जरूर करते थे, बट इनफैक्ट जो डिसीजन मेकर थे ना, वो चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी एंड द सिलेक्शन कमेटी। अच्छा, मैं एक और चीज़ आपको क्लियर करूं। हेड कोच जो है माइक हैसन, ठीक है, वो इसमें कोई शक नहीं है, बहुत प्रोफेशनल है, बहुत अच्छा है और धीमे मजाज का है। वो पाकिस्तानी लड़कों से जो ये अभी 22 लड़कों का बुलाया गया, आज भी 8 लड़के तकरीबन आए। तो कल शाहीन से भी उनकी मुलाकात हुई, कल बाकी प्लेयर्स भी थे, पहले दिन और थे, बाबर को पहले दिन उन्होंने सर्व किया, आज नसीम शाह थे, रिजवान थे और बाकी प्लेयर तैयब ताहिर थे। तो तीनों दिन उनका मकसद ये नहीं था कि किसी के ट्रायल लें। हमारे लोग ना बड़ी जल्दी जज कर लेते हैं किसी भी बंदे को। पहले कहा जाता है कि लोकल कोचेस लाएं, लोकल के बाद गैर मुल्की कोचेस लाएं। अब गैर मुल्की कोच आया है जो अच्छा प्रोफेशनल कोच है, जिसकी टीम जो बनाई गई टीम है विराट कोहली वाली आरसीबी, उसने भी अभी चैंपियन बना है, वो भी इसने माइक हैसन ने ही बनाई। अब उनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है हर तरह से। अब वो इस्लामाबाद आई, इस्लामाबाद को भी उन्होंने चैंपियन बनवाया। पाकिस्तान टीम के साथ जो लड़कों का मकसद है उनका मिलने का, बैठ के गुफ्तगू करने का, वो इस तरह का इंसान है कि वो पहले 6 महीने देखिए 3 दिन जो है वो उन्होंने जो मीटिंग एनसीए में जिन्होंने प्लेयर ने पहले 2 दिन जो है वो 7 खिलाड़ियों ने रिपोर्ट किया, फिर 8 खिलाड़ी आ जाए, उन सारों से मिले वक्तन फवक्तन, उनसे 1-on-1 मीटिंग की और उनको समझने की कोशिश की। पहले 6 महीने माइक हैसन ये कैटेगोरिकली कह चुके हैं कि वो खिलाड़ियों के साथ अच्छी बॉन्डिंग बनाएंगे, उनको समझेंगे, देखेंगे और फिर कुछ डिसीजन लेंगे। मतलब उन्होंने जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ जो पहला उनका कॉन्ट्रैक्ट है, जो हमें ज़राए बताते हैं, वो ये है कि माइक हैसन ने कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि सिलेक्शन कमेटी में जब तक उनको इख्तियार नहीं मिलेगा वो नहीं एक्सेप्ट करेंगे। उनको इख्तियार दिया गया और उन्होंने कुछ चेंजेस भी की।
जो अच्छी चीज़ है। सिलेक्शन कमेटी में अगर उनको इख्तियार है तो फिर ये बात दुरुस्त है कि उन्होंने कहा है शाहीन और बाबर से कि दरवाजे बंद नहीं हैं? नहीं, बिल्कुल ऐसे, हाँ बिल्कुल ये सही बात है। और शाहीन गुज़श्ता रोज़ उनसे मिले, वो भी मैंने खबर दी थी कि बड़ी अच्छे मूड में उनसे गुफ्तगू हुई। शाहीन को उन्होंने कहा है कि आप हमारे, ऑब्वियसली हमारा प्राइड हैं, आप अच्छी परफॉर्मेंस आपने दी है, PSL में भी आपने अच्छी बॉलिंग की है, तो आपके लिए किस दरवाजे नहीं बंद हो सकते, क्योंकि आप प्राइम बॉलर हैं पाकिस्तान के। आप न्यू बॉल से पाकिस्तान के लिए बड़ा अच्छा आगाज़ करते हैं। तो शाहीन की उनके साथ कल मीटिंग बहुत अच्छी रही है। और वो फिर चूँकि वो आए नहीं है असेसमेंट वाले। खान साहब आप ज़रा बताइएगा, ये कोच का किरदार, जैसे भी आज चूँकि आप सिलेक्शन कमेटी की बात कर रहे थे, कोच का कितना किरदार होना चाहिए? जिस तरह से माइक हैसन के बारे में ये बता रहे हैं ख्वाजा साहब कि अगर इसका मतलब ये कि अगर उनकी बात नहीं मानी जाएगी वो कहेगा जी फिर मैं इसकी कोचिंग नहीं करता, मैं जा रहा हूँ। कितना किरदार कोच का होना चाहिए? नहीं हाफिज साहब, ये चीज़ें जो है ना ये पहले डिसाइड होनी चाहिए। ये अगर आप एट दी 11th आवर ये बात करें कि अगर सुबह मैच है और शाम को जो मीटिंग हो रही है और आप ये सारी चीज़ें वहाँ पर डिस्कस करेंगे, कैप्टन का माइंडसेट कुछ और है, कोच का कुछ और है, सिलेक्शन कमेटी का कुछ और है, इनको एक जगह इकट्ठे करके फिर काम नहीं किया जा सकता। ये जॉब जो है ना ये प्योरली सिलेक्शन कमेटी का है और वो सबसे पहले अपने कोच से और कैप्टन से डिस्कस करके उनकी राय लेके और फिर खुद बैठकर वो ये डिसाइड करें कि कोच का रोल कितना इम्पोर्टेंट है और इसको जॉब डिस्क्रिप्शन में कितनी पावर दी गई है। अगर ये माइक हैसन की जैसे बात कर रहे हैं ख्वाजा, तो ये मेरा अपना ख्याल है सवेरा कि अगर वो अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस पर नहीं आएंगे तो देन अगेन यू कुड फील कि एक नया जो है ना वो पंडोरा बॉक्स ना खुल जाए। मतलब अगर उसको वीटो का इख्तियार है तो सिलेक्शन कमेटी अगर आप नहीं बनाए, वो सिलेक्टर्स कहेंगे फिर हम क्यों हैं, फिर हमें भी इख्तियार होना चाहिए। नहीं तो ये देखें ना, इन्हीं चीज़ों को तो आपने ठीक करना है। ये क्यों हुआ गैरी कर्स्टन का और जैसन गिलेस्पी का मामला क्यों हुआ? शुरू कहाँ से हुआ? यहीं से हुआ ना कि जब दोनों साइड पर जो लोग थे, अब दो कोचेस जो थे, उन्होंने कहा कि अगर हमारी सिलेक्शन में हमारी से ही नहीं है तो टीम तो हमने लड़ानी है, टीम तो हमने खिलानी है। अगर हमारी बात ही नहीं मानी जाएगी, हमारे वो रिसोर्सेज नहीं दिए जाएंगे जिससे हम अपनी टीम को लड़ा सकें, तो फिर हमारा यहाँ पर रहने का क्या फायदा? तो आई थिंक माइक हैसन, क्लैरिटी ऑफ रोल बहुत जरूरी है, जिसको हम ऑर्गेनाइजेशनल लैंग्वेज में कहते हैं जेडी, आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन किया और किसने क्या करना और क्या नहीं करना। मगर एक चीज और, ये बेसिकली फिर मतलब ये दिस वाज नॉट अ ट्रेनिंग कैंप, वाज दिस अ फीडबैक कैंप? ये जो 3 दिन हुआ ये एक असेसमेंट कैंप था। हाँ, कोई मतलब उनका कोई ट्रायल वगैरह नहीं, जिस तरह लोग उसको ट्रायल्स का रंग दे रहे हैं कि खिलाड़ियों के ट्रायल्स लिए गए, उनको देखा गया। ये बस आप देखें कि माइक हैसन वांटेड टू नो देम, एक अंडरस्टैंडिंग के लिए ये बुलाया गया लड़कों को। और आप देखें कि ज़्यादातर लड़के वो थे कि जो T20 या भी रिसेंट पास में परफॉर्मेंस दे के रहे हैं। वनडे वाले जो थे प्लेयर, वो भी इसी कश्मकश में थे कि हम शायद इनके पूल खिलाड़ियों और कोच के दिल के रिश्ते को मजबूत एग्जैक्टली होना भी चाहिए। हाफिज साहब देखें, होना भी चाहिए एक हाँ। दूसरी चीज़ है कि लैंग्वेज बैरियर वो ज़रूर पेश आएगा, बट आपके जब कोच ऐसे होता है कि वो दोस्ती की तरफ जाए। मिकी आर्थर ने टीम बनाई पाकिस्तान की जी, उनको सरफराज के साथ जब उनको कप्तान और कोच का एक अच्छा रिश्ता था, जस्ट लाइक सलमान अली आगा और माइक हैसन, क्योंकि ये आपस में भी फ्रेंचाइज की तरफ से इन्वॉल्वमेंट इनकी है। तो आप देखेंगे कि इंशाल्लाह पाकिस्तान के अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। दूसरी चीज़ ये है कि माइक हैसन को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये कहा है कैटेगोरिकली कि आप जूम के हेड कोच नहीं होंगे और आप जो है वो हमारे लिए यहाँ पर दस्तयाब होंगे मैक्सिमम डेज के लिए। तो उन्होंने उस पर एग्री किया, ठीक है, वो इसीलिए यहाँ पर है। पिछले कोचेस जो थे वो ये थे कि यहाँ पर वो सीरीज होती थी, स्टेटेड है नंबर ऑफ डेज या मैक्सिमम डेज करके नहीं। अब मुझे मैक्सिमम डेज का आइडिया इसलिए है क्योंकि वो प्रॉपर एक दिनों का जो हिसाब किताब होता है कि वो 365 दिन रहेंगे या ये होगा। अब वो ईद के बाद फिर वापस आएंगे, ठीक है। ईद चूँकि वहाँ पर वो जा रहे हैं वापस, अभी चूँकि कुछ भी नहीं है, तो इन्होंने जो 3 दिन का असेसमेंट जो निकाला था काम, वो करके अब वो रवाना हो चुके हैं और फिर उसके बाद वो ईद के बाद वापस आएंगे। तो अच्छी चीज़ है कि उनको वापस आना चाहिए। आप देखें वो
पुराने जो थे बॉब वुलमर जो थे वो यहाँ पर ही पाए जाते थे, एनसीए में ही उनको ज्यादातर देखा जाता था। तो ऐसा ही कोच होना चाहिए जो लड़कों के साथ मैचेस देखने चले जाते थे। एग्जैक्टली, हाफिज साहब देखें, जब तक आपका हेड कोच, वो दो जो कोचेस थे वो पूरी दुनिया उनको जानती है, अच्छे कोच थे। वो चलते चलते इवन माजिद खान साहब भी अपने दौर में, ये जब जा रहे हैं मैच होता था, हाफिज साहब जैसन और गैरी बहुत अच्छे कोचेस थे, बट उनका एक जो थोड़ा सा एटीट्यूड प्रॉब्लम ये था कि उनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कहता था कि हम आपको पे करते हैं आपके मुताबिक, हम आपको कहते हैं कि ये हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, आप उसको माने, क्योंकि आपने उस पर साइन किया हुआ है कि आप मैक्सिमम डेज पाकिस्तान में रहेंगे। वो ये करते थे जिससे अनॉय हुए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वाले कि आप आते हैं सीरीज़ के लिए और सीरीज़ के लिए आप डायरेक्ट टूर करते हैं, ऑस्ट्रेलिया कभी चले जाते हैं, कभी साउथ अफ्रीका चले जाते हैं, वहाँ से ही आप अपने घरों को चले जाते हैं, पाकिस्तान आते नहीं हैं। यहाँ पर डोमेस्टिक होती थी, डोमेस्टिक में लड़कों को हेड कोच नहीं देखना है, उसने फिर आगे सजेस्ट करना है। मगर कादिर देखें एक गलत चीज़ तो ये हुई कि अचानक हुई सारी चीज़ें, जिस तरह गैरी कर्स्टन और गिलेस्पी के मामले को सेटल किया गया इंटरनेशनल वर्ल्ड में, इट वाज नॉट अ गुड न्यूज़ एंड नॉट अ गुड हेडलाइन फॉर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। हम एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं ना, अगर हम उनका क्लॉज नहीं फॉलो कर रहे होते जिस पे हमने साइन किया, सबसे पहले हमें शो कॉज मिलता है। मिला कभी गैरी कर्स्टन को और जेसन गिलेस्पी को शो कॉज? देखिए नहीं, एकदम से दिल उतर गया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, और दिल उतरने के बाद उन्होंने कहा ये भी गलत कर रहे हैं, ये भी गलत कर रहे हैं। तो इससे पहले कहीं किसी ने अकाउंटेबिलिटी की थी? किसी ने अकाउंटेबिलिटी नहीं की थी। आप अगर खान साहब इस पे कुछ एडअप करें। अच्छा, आप उस तस्वीर का दूसरा रुख है, अब सब कुछ ठीक कर रहे हैं तो माइक हैसन कर रहे हैं, ये भी माइक ठीक कर रहा है, वो भी माइक ठीक कर रहा है, पता नहीं वो माइक, क्योंकि इससे पहले तक सब कुछ आकिब जावेद ठीक कर रहे थे, एवरीथिंग वाज हिज से, वो ये कहेंगे, वो दिन कहेंगे तो दिन होगा, वो रात कहेंगे। इस वक्त माइक हैसन उस जगह पे आके खड़े हो गए। तो खान साहब आई होप कि माइक हैसन काफी अरसे तक अब इस जगह पे खड़े रहे। नहीं सवेरा, इसमें ना देखें, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जी ये चीज़ सोचनी चाहिए कि अगर माइक हैसन जो है वो उनके कोच फॉर ए सर्टन पीरियड ऑफ टाइम, जो कि अभी कादिर ख्वाजा ने बात की है कि ये जो लोग, ये कोई सेट टाइम नहीं है इनके लिए, मैक्सिमम डेज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैक्सिमम डेज? मैक्सिमम फॉर यू वुड बी डिफरेंट, मैक्सिमम फॉर मी वुड बी डिफरेंट। यस, अब अगर आप कहें कि 12 मंथ्स या 2 साल या 1.5 साल, यू नो देयर मस्ट बी ए टाइम लिमिट। तो उसमें उनकी जो काम करने का तरीका है ना, वो डिफरेंट होगा। उनको पता होगा कि मेरी जॉब डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट क्लास क्रिकेट को भी मैंने भाई साल में आपको 2 महीने ऑफ मिलेंगे, उसके अलावा क्रिकेट हो रही हो नहीं हो रही हो, आपने यहाँ कैंप लगाना है, यूनिट मैंने हमारी फर्स्ट क्लास हो या इंटरनेशनल हो, जो मेरी इंटरनेशनल है उसमें मैंने वहां पर चल जाना, अदरवाइज मैंने डोमेस्टिक क्रिकेट को आके देखना है, और वहां पर जो हमारे नए लड़के हैं उनको मैंने चूज करना है। अब अगर ऐसी जॉब डिस्क्रिप्शन में जिसमें इन राइटिंग लिखा हो, और अगर आप वो नहीं करते, तो फिर तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जायजली वो कहेगा कि नहीं भाई, आपने ये लिखा हुआ और आपने एक्सेप्ट किया हुआ है, तो यू हैव टू अबाइड बाय द प्रिंसिपल्स। सो क्लैरिटी ऑन द कॉन्ट्रैक्ट बहुत जरूरी है। अगर कॉन्ट्रैक्ट में क्लैरिटी होगी तो दोनों पार्टीज उससे बेनिफिट कर सकती हैं। बट थैंक्स अ लॉट फॉर बीइंग हियर। वक्त यहाँ पे जोर का जोड़ का खत्म हो गया है, और इंशाल्लाह अब आपसे मिलेंगे हम ईद कि ऑब्वियसली ईद के शोज पर, एंड देन ईद के बाद आपसे होगी मुलाकात। आप लोग सबको जोर का जोड़ की टीम की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक इन एडवांस, एंड अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बट यस, ईद के दिन ना भूलिएगा, जोर का जोड़ आपके लिए स्पेशल ईद प्रोग्राम्स लेकर आ रहा है। बट विद दैट आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। 5 बजे ईद के पहले दिन, 5:05 पे ईद के पहले दिन आप देख सकेंगे जोर का जोड़ ईद स्पेशल ट्रांसमिशन। सो डोंट मिस दैट। विद दैट सवेरा पाशा को और हाफिज इमरान को इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।